अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जंग किसी की जीत नहीं, इंसानियत की हार है। जंग नहीं होनी चाहिए। मैं खुद एंटी वॉर हूं और पूरी दुनिया के अंदर सब लोग अमन चाहते हैं, लेकिन जब मुझे पता चला जैसे ही इंडिया के तैयारों ने पाकिस्तान का अंदर का रुख किया और अंदर आके कार्रवाई की, तो मुझे भी एक गुस्सा लगा कि जवाब देना चाहिए, और जवाब भी ऐसा देना चाहिए कि दुश्मन याद रखे। और पाकिस्तान ने ऐसा किया। ओआईसी में नहीं जा रहे, ऐलान कर दिया है। जरदारी साहब करें कि ओआईसी में जाएं, हमारे दोस्त हैं, बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ना वो मेंबर हैं, ना वो मुबस्सिर हैं, ना कुछ हैं। तो इस तरह सुषमा के साथ हम क्यों बैठें? जंग का पूछना हो और जंग की तबाही को अगर जांचना हो तो इराक से पूछें, यमन से पूछें, शाम से पूछें, अफगानिस्तान से पूछें। अगर आप तारीख में चले जाते हैं, पहली जंगे अजीम 1914 में जिस तरह तकरीबन 4 करोड़ इंसानों की हलाकतें हुई हैं, दूसरी जंगे अजीम में तकरीबन 7 करोड़ लोगों की हलाकतें हुई हैं। और जापान से पूछें, हिरोशिमा देखें, नागासाकी पूछें, और लोगों के जहनों से आज भी वो बातें नहीं गई। यूरोप से पूछो, यूरोप की तारीख को देखो कि जंगें क्या होती हैं, उसकी क्या कीमत इंसानियत अदा करती है। 1960 में सिंतास मुआहदा होता है तो 65 की जंग लग जाती है। उसी के साथ ताशकंद मुआहदा होता है, 1966 में ताशकंद मुआहदा हुआ, 70 की जंग लग गई, 71 की जंग लग गई। जिस तरह हम तारीख को देखते जाते हैं, पठानकोट, मुंबई अटैक, ये सारी चीजें पार्लियामेंट के ऊपर, सबका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है। मोदी सरकार जोश से नहीं, होश से काम ले, और पाकिस्तान की पूरी कौम अपनी फौज के साथ है, अमन चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमला हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसी को अपने स्टूडियो में दावा दिए मोहतरम जनाब जफरुल्लाह शेख साहब, साबिक सफ़ीर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे उनकी बड़ी कमांड है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ जीआर बलोच साहब, साबिक सफ़ीर हैं, उनको इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी कमांड है। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं। सर, ओआईसी में जाना नहीं जाना, पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। जरदारी साहब ने कहा कि जाना चाहिए। आप क्या इसके ऊपर आप कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जॉइंट सेशन पार्लियामेंट के था, कल भी था एक्चुअली, उसमें एक डिवाइडेड ओपिनियन था लेफ्ट एंड राइट पे। लेफ्ट वाले कुछ ग्रुप्स ये कहने लगे कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हुकूमत ने ये फैसला किया कि नहीं जाना चाहिए। मेरी एनालिसिस ये है, मैं फॉरेन ऑफिस का बंदा हूँ। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर वो 1 कदम आगे आएगा तो हम 2 कदम आगे जाएंगे, आप हमसे बैठ के बात करें। भाई, जब बैठने के लिए बात ही करनी है तो एक ऐसा फोरम जहां इतने मुसलमान मुल्क हैं, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, तो अगर सुषमा वहां आ रही है तो बैठ के बात करो उनसे, अपना व्यू पॉइंट दें। ना जाने जो है वो मेरे लिहाज से डिप्लोमेटिकली ये ठीक नहीं होगा। ये 50वीं जो है अपना एनिवर्सरी इसकी ओआईसी की हो रही है, जिसमें अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी यूएई वालों ने हमसे ये बात ज़रूर है कि कंसल्ट नहीं किया, बट ये है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए। भाई बैठो। मुझे याद है कि मैं सूडान में सफ़ीर था, मैंने आपको बताया कि वहाँ इंडियन एम्बेसडर मुझसे भागते कोने में जाके बैठता था। मैंने कहा ये बात तो करो, आओ बैठो, इसमें कौन सी ऐसी बात है, कश्मीर पे बात करो, ऐसी बात करो। हमें जाना चाहिए, हमें वहाँ बैठना चाहिए। आप खुद कह रहे हैं जी बैठ के बात करो। जब बैठ के बात करनी है, सुषमा वहाँ आ रही है, आपके दोस्त वहाँ बहुत हैं, एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, तो आप जाके वहाँ अपना व्यू पॉइंट पेश करें। अगर वो कुछ कहती है तो आप उसका जवाब दें। ये नहीं कि आप सिर्फ कहें कि नहीं जी हम जाते ही नहीं हैं, ये गलत है मेरे लिहाज से। मे बी अनदर स्कूल ऑफ थॉट के कहा कि जो उन्होंने कहा कि जाने के लिए जाना चाहिए। अभी इस सिलसिले में हमारे सऊदी जो हैं फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि इस इंडिया में मैंने कई मीटिंग्स ओआईसी की अटेंड की हैं, उसमें एक व्यू पॉइंट इंडिया का ये था कि जी यहाँ जो मुसलमानों की तादाद है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए इसमें, क्योंकि हम बात करें। ठीक है, वो अपनी जगह पे है। डिप्लोमेटिकली हम जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं, कोई भी टेबल हो, कोई भी स्टेज हो, कोई भी फोरम हो, हमें जाके बात करनी चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर अब भी कह रहे हैं 2 कदम जब आगे जाएंगे तो अब तो 1 कदम तो आगे जाएं, जहाँ भी बैठ के बात करो। अगर सुषमा वहाँ बात कर रही है, अगर हमारे कुछ दोस्त जो हैं वहाँ
आके आपकी मुलाकात करवाते हैं 2 फॉरेन मिनिस्टर्स की, गो एंड टॉक, डिस्कस। ठीक है जी, जी साहब आप क्या कहेंगे? बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए, अपनी बात रखी जाए टेबल के सामने कि भाई हम ये चाहते हैं, नहीं जाना ये सही फैसला नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी तमहीद, जिस तरह आपने जंग की बात की, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा एज ए प्रीएम्बल कि आज के दौर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से जंग करना अपनी सेल्फ एमुलेशन है, अपने आप को जलाने, अपने आप को तबाही के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बिकॉज आजकल के दौर में कोई भी जंग में विनर नहीं होता, हर आदमी, हर कंट्री, हर कौम हारती है जो उसमें। तो आई थिंक, और वो हमारे लिए ज़्यादा आता है साउथ एशिया के लिए कि 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, 2 नीबर्स हैं और हज़ारों साल की एक कॉमन कल्चर भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हैं, एक पूरी तमद्दुन है। और आपने ख़ुद जिस तरह से हिस्ट्री की बात की कि तमद्दुनें बिगड़ जाती हैं, नस्लें तबाह होती हैं, ना सिर्फ मौजूदा जंग में जो होती हैं लेकिन आने वाली नस्लें भी, अभी तक भी हिरोशिमा नागासाकी में आपको उस न्यूक्लियर ताबकारी के असर वाले बच्चे मिल रहे हैं। उसको छोड़िए, मस्टर्ड गैस जो वियतनाम में यूएस ने इस्तेमाल किया, उसकी असर अभी तक वहाँ पे लोगों को मैं देख के आया हूँ, व्हेन आई वाज एम्बेसडर देयर। तो मेरा ख्याल है जंग एज एन ऑप्शन बात करना चाहे कोई भी करता है, मेरे ख्याल में वो अपनी सेल्फ इमुलेशन की बात कर रहा है, अपनी तबाही की बात कर रहा है। द ओनली ऑप्शन फॉर एनी पार्टी, कोई कॉन्टेस्ट है, वो आपकी बात करना है। दैट बीइंग द केस, कोई ऐसा मौका जहां पे आप बात कर सकते थे, जहां पर इतने सारे आपके दोस्त थे, एंड यू क्लेम टू बी द फाउंडर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू यू ऑप्ट टू गेट आउट? मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये जजमेंट किन फैक्ट्स के ऊपर, किन प्रोग्नोसिस के ऊपर बेस्ड है। इज इट ओनली टू इमोशनल और जज्बातियों पे है? अगर ये बात है तो आई थिंक ये मुझे इसमें बहुत एक तरफ तो हम अमन की बात करते हैं और कहते हैं हमारे साथ बात करें, दूसरी तरफ हम जा नहीं रहे। दैट इज द होल थिंग। ये बात सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कैसे, किस तरह से। और अगर ये ख्याल था कि शायद इस फैसले को पजीराई ना मिले अवाम में, तो वो फिर हुकूमत को अपने हार्ड डिसीजंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है, रैशनल बताना पड़ता है। और लीडरशिप का काम ही यही है कि अनपॉपुलर, और ख़ास तौर पे जब आपकी कौम क्राइसिस सिचुएशन में है, जंग की है, इट इज़ इन माई व्यू इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ टू बी और नॉट टू बी। मैं आपको बता दूं, हालांकि हम आम जिंदगी अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपने दफ्तर में गया था, हर बंदे, लेकिन बिलीव मी इस वक्त पाकिस्तान की कौम टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन के अंदर है। हमारी लीडरशिप की ये डिसीजंस, जजमेंट्स विल डिटरमिन आवर फ्यूचर। मुझे सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपके ना जाने से मुझे नहीं पता कि नए क्या महाज आपके खिलाफ डिप्लोमेटिकली खुलेंगे। आपने क्या अपॉर्चुनिटी जो है वो जाया कर दी अपने हाथ से। कितने और दोस्त जो आपकी बात सुनते, उनको आप अपनी बात ना सुना सके। तो मेरे ख्याल में मुझे कम से कम बहुत मायूसी हुई है कि ये डिसीजन लिया गया है। हमें नहीं पता कि अगर कोई और फैक्ट्स के हैं तो उसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए कौम को कि भाई ये वजूहात हैं कि हम नहीं जा पा रहे, लेकिन जस्ट बिकॉज शी इज देयर आई एम नॉट गोइंग, नो, या हमसे पूछा नहीं गया, वी नॉट गोइंग, नो, इट इज नॉट अ प्रूडेंट, नॉट ए डिसीजन बेस्ड ऑन कूल कैलकुलेशन। सबसे अहम चीज क्या है मीर साहब, जब जंगें होती हैं यू हैव टू डू कूल कैलकुलेशन। जज्बात को बिल्कुल आपने ताले में बंद करना होता है और आपने अपने मुफादात को, अपने इंटरेस्ट को और अनवील्ड होने वाली सिचुएशन को देखते हैं कि अब अगला क्या होने वाला है। सर मैं आपकी तरफ आता हूं। दबाव था, प्रेशर था, पीस जेस्चर था, जिस तरह हमने पायलट को वापस कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि क्या वाकई कोई प्रेशर था बाहर का, या हम ये दुनिया को बताना चाहते थे कि हम अमन चाहते हैं, एक बेहतर चीज चाहते हैं? 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक ये है कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ही वॉज इन हनोई, जब वहाँ टॉक्स हो रही थी उनकी किम के साथ, जब उसने एक स्टेटमेंट इशू की कि दोनों साइड्स जो हैं उन्होंने पॉजिटिव हमें हिंट दिया है, उसी वक्त ये पता चल गया था कि ये चीज़ चुप हो जाएगी और ज़्यादा एग्रेशन नहीं होगा। हालांकि देयर वाज न्यूज़ कि एडवेंचर
इंडिया करने के लिए तैयार था। क्या अभी नहीं करेगा? वही बात कर रहा हूँ। एक ये था, अब उसमें हुआ ये कि कुछ ये कह रहे हैं कि ये जो पीस जेस्चर है हमारे लिए ठीक है, ज़बरदस्त अच्छा है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, इंडिया के अंदर लोगों ने अप्रिशिएट किया है, हमारे यहाँ बड़ा वेलकम स्टेप बोला है उसको, बट देयर माइट बी अ प्रेशर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कि ये जेस्चर आप करें। यानी कि वॉशिंगटन से मतलब ये वाशिंगटन में देखें, वाशिंगटन में 3 बड़े इदारे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और व्हाइट हाउस। ये जो 3 चीजें हैं, तीनों एक पेज पे थे, उन्होंने बड़ा रोल अदा किया पहली दफा। यानी कि डीस्कलेक्ट चीजें होंगी। हाँ। इसके बाद आपको तो लग रहा है मोदी सरकार की इलेक्शन है और मुस्तकबिल में वो कुछ एडवेंचर नहीं करेंगे? एडवेंचर नहीं करे, नहीं मुस्तकबिल की नहीं है बात, मैं ये आऊंगा। सर, हाँ। नहीं देखिए, मुझे ये अभी भी लगता है अगर एडवेंचर की मुस्तकबिल की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि मोदी बेसिकली, आई एम सॉरी टू से दैट ही इज अ वॉर मॉन्गर, और इसका पास हिस्ट्री जो है गुजरात की ये वो ली जाए, ये बिल्कुल तैयार थे एडवेंचर के लिए, और खुदा ने खैर की, इसमें बड़ा नुकसान होता। इंटरनेशनल पावर्स उसमें हैं, ब्रिटिश वाले पार्लियामेंट में बाकायदा थेरेसा ने कहा, उसके बाद EU ने कहा, उसके बाद रशियंस आए बीच में, चाइनीज़ ने बात की, सारे गल्फ ने, सब ने बात की, तो गुड सेंस प्रिवेल्ड, और वो समझ में आया इंडिया का कि ये मोदी का अकेला ये प्रोग्राम नहीं है, इसमें बड़ा डैमेज होगा, और ये इलेक्शंस के स्टंट की वजह से अगर यूज़ किया गया तो बहुत नुकसान होगा, बहुत बड़ा। सर मैं ब्रेक के बाद 1999 में आपको याद होगा कारगिल हुआ था, कारगिल के बाद बीजेपी को फायदा हुआ था, आपको याद होगा। मैं ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। हाँ सर, तो आइसोलेट करना चाह रहे थे, बदनाम पाकिस्तान को करना चाह रहे थे, कोई भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी होता है, जिस तरह शेख साहब ने कहा क्राउन प्रिंस आए, और दूसरी बात अफगान अमन मिशन हो, तालिबान के साथ गुफ्तगू हो, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी होता है उनसे डाइजेस्ट नहीं होता, इसी वजह से कोई ना कोई एडवेंचर कर लेते हैं। देखिए, इंडिया की पॉलिसी जो थी पाकिस्तान की, ख़ासतौर पे बीजेपी गवर्नमेंट की, वो 3-4 प्लैंक्स पे थी। नंबर जब वो आए थे उन्होंने कुछ वाज़ेह की थी और कुछ नहीं की थी। हुमा बकाई साहिबा को मैं ले लूं, मैडम डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं डॉक्टर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, यहाँ बैठे हैं जफरुल्लाह शेख साहब, साबिक सफीर हैं, GR बलोच साहब साबिक सफीर हैं, वो आपको सलाम कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है मेरी अभी आपको? जी मैडम किस तरह देख रहे हैं OIC, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, और इस हालात में जो आज के डायनामिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसमें आवाज नहीं समझ में आ रही है। आवाज आ रही है मैडम? आवाज, हाँ सर कंटिन्यू करिए, आवाज ड्रॉप हुई। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो वो कर रहे थे। एक, उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर की जो मूवमेंट ऑफ आज़ादी है उसको ज़ोर के साथ, बाजू के साथ और आर्मी के साथ सप्रेस करेंगे। सप्रेशन इन कश्मीर, नंबर 1 पॉलिसी। नंबर 2, हार्ड परसूट ऑन द बॉर्डर्स, उन्होंने कहा था, और उसने अपनी आर्मी को मुकम्मल दे दिए थे ऑर्डर्स कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दे। दे वर फ्री टू ऑपरेट, एंड यू सॉ कि कई दफ़ा ऑलमोस्ट एवरी डे वहाँ से फायरिंग होती थी विदाउट प्रोवोकेशन। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली हमने आइसोलेट करना है, और उसको हमने एज अ टेररिस्ट कंट्री जो कि सपोर्ट कर रही हो उसको करना है। लेकिन आई थिंक ऑल दीज 3-4 प्लैंक्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान वर बेस्ड ऑन assumptions and falsehood. Actually, in my view, they were meant to deceive themselves, their people and the world. And the whole policy has fallen flat. वो नीचे गिर गई है। नंबर 1, कश्मीर की आज़ादी की जंग और बढ़ गई है। उनका जज्बा शहीद होने का अपनी आज़ादी के लिए और बढ़ गया है। पाकिस्तान इस वक्त आइसोलेट नहीं है, इंडिया आइसोलेट है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। जहाँ तक बॉर्डर पे हॉट परसूट की बात है, पाकिस्तान की फ़ौज ने उसी तरह जवाब दिया जिस तरह का वहाँ से उनके पास जेस्चर आया। तो मेरे ख्याल में इंडियन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान वाज टोटली फॉल्सहुड के ऊपर बेस थी, और वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। उनको नया अजम्पशन। लेकिन सर बात ये है मीर साहब के ये तमाम मसाला जो मलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो टू विन द इलेक्शंस। ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, और वो किसी तरह से भी दोबारा आना चाहते हैं इलेक्शन में, इलेक्शन जीतना चाहते हैं बाय हुक और क्रोक। तो मेरा अपने ख्याल है पाकिस्तान जो है
اس کو ایز اے بیٹ وہ ووٹرز کی طرف لے جا رہے ہیں کہ شاید پاکستان دشمنی سے، شاید کشمیروں کا خون بہا کے، دنیا میں پاکستان کو بدنام کر کے بی جے پی یہ الیکشن جیت جائے گی. میرے خیال یہ بھی ان کی خام خیالی ہے. اور آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ شاید بی جے پی اس سے بھی کمزور حیثیت سے اگر جیتی ہے بھی تو، اگر جیتتی بھی ہے، لیکن میرے خیال ہے دیر از اے ہیوج پیس لابی، دیر از اے ہیوج لابی وچ از ووٹ ہے جو انفارمڈ ووٹ ہے، جو امن پسند ووٹر ہے انڈیا کا، اس نے اصل فیس بی جے پی کا دیکھ لیا ہے، اس نے اس کی ناکامی دیکھ لی ہے. چونکہ دیر از نتھنگ ٹو رپورٹ ٹو دا پیپل آف انڈیا ان ٹرمز آف اکنامک ڈیویڈنڈس. کوئی دیر از نتھنگ ٹو ٹھیک شو، ہے سر، ابھی نندن کو حوالے کر دیا ہے. اور دوسری بات، اس کی ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی. انہوں نے کہا ہے کہ میرے جہاز کو جو نا پاکستان ایئر فورس نے گرایا اور مجھے پاک آرمی نے بچایا. یہ ان کی ویڈیو ایک جو ہے نا آ گئی اور اس کو ہینڈ اوور کیا گیا واگا بارڈر پہ اور انڈین کے حوالے کر دیا گیا ہے. سر دوسری بات امپورٹنٹ جو ہے، کیا دنیا کو جو یہ پیٹرنیج کر رہے ہیں افغانستان کے اندر پورے کونسلیٹ جنرل جو ہیں، جس طرح کونسلیٹس بنے ہوئے ہیں وہ وہاں جو ہے نا دہشت گردی کو پیٹرنیج کر رہے ہیں، بلوچستان آپ کے سامنے سب کچھ، کیا یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ بہت اچھا ایویڈنس ہے. کلبھوشن نے سب کچھ آپ کو بتا دیا تھا، تو اسی وجہ سے اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا ان کا سرونگ آفیسر تھا، کمانڈر تھا، اس نے سب بتایا کہ کس طرح سے انڈیا آیا. رو سب کو پتا ہے انوالڈ ہے اس میں. اتنی ساری کونسلیٹس کو انڈین نے، افغان گورنمنٹ نے کور دیا ان کو کہ 23 24 25 40 کونسلیٹ، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. وہ تو پتا تھا کہ یہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انڈیا انوالڈ ہے اور تھا، اور ایویڈنس بھی تھا. پوائنٹ دوسرا پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ یہ جو ساری سلسلہ ہوا ہے، دیر از اے کوشچن مارک کہ یہ ساری دنیا اس کو ڈی ایسکیلیٹ کیوں کرنا چاہ رہی تھی. اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے، اسرائیل واز ود انڈینز کہ بھئی یہ کام تم کرو، مگر ان کو آ کے منہ کی لگی ہے خود، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ چیز ایسکیلیٹ ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ یہ پاکستان ہضم کر لے گا، چپ ہو جائے گا. مگر ان کی جو افغانستان کا ایشو ہے، جہاں نیٹو کے فورسز بیٹھے ہیں، جہاں یورپینز انوالڈ ہے، جہاں فار ایسٹ کے جاپان سب انوالڈ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ یہاں اگر آگ جلی پاکستان چھوڑے گا نہیں. اور یہاں سارا جو فن پارلیز چل رہے ہیں. ظفر اللہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آئے. جی آر بلوچ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. امن چاہیے اس ملک کو اور اس خطے کو، پوری دنیا کو امن چاہیے. جس طرح کا مودی سرکار نے اور مودی نے پاگل پن کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کا جواب دو ٹوک جواب، اور ہم امن چاہتے ہیں. ٹیبل پہ آنا چاہیے، بات کرنی چاہیے اور مسائل حل کرنے چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس پورے خطے کے اندر وہ مسئلہ ہے کشمیر. جب تک بھارت ٹیبل پہ نہیں آئے گا، اور جس طرح میرے پینلسٹ نے کہا کہ او آئی سی کے اندر جانا چاہیے، زرداری صاحب نے بھی کہا او آئی سی کے اندر جانا چاہیے، لیکن گورنمنٹ اور نون لیگ کہہ رہی کہ نہیں جانا چاہیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.